औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग पे दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए गुंजेले की बुक और कुछ इंटरनेट रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल किया गया है। आज के लेक्चर के कंटेंट्स रिकैप, कंपाउंड ऑपरेशंस और मॉर्फोलॉजिकल एल्गोरिथम पे बात होगी। सबसे पहले हम देखते हैं रिकैप। अगर आप अपना प्रीवियस लेक्चर रिकॉल करें तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। कुछ हमने मैथमेटिकल फार्मूलाज देखे थे सेट थ्योरी से, जो कि पहले आपने मैथमेटिक्स में पढ़े हुए थे। वो चीज़ें भी आपको रिवाइज हो गई थी। इसके बाद हमने बात की थी मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस की। मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था रीजन और उसके बाद पढ़ा था डायलेशन। रीजन जो है वो इमेज को क्या करता है, श्रिंक करता है, यानी कि उसका साइज कम करता है। अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पिक्सल हों जिन्हें हम रिमूव करना चाहते हैं तो हम ओरिजिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास सेगमेंटेड इमेज के अंदर कुछ ऐसे पिक्सल हों जो एक्सक्लूड हो गए हों मगर आप उन्हें वापस लाना चाहते हैं या वो पिक्सल दोबारा से इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप डायलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अगर रिकॉल करें तो हमने ओरिजिन पे भी एक एग्जांपल देखी, साथ उसके अलावा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को भी हमने देखा कि ओरिजिन कैसे अप्लाई हो रहा है। इसी तरह हमने डायलेशन की एक सॉलिड एग्जांपल देखी और फिर इसके अलावा भी हमने कुछ इमेजेस भी आपको दिखाए जिस इमेजेस के ऊपर डायलेशन इस्तेमाल हो रहा था। तो ओरिजिन क्या करता है, साइज को कम करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को श्रिंक करता है, जबकि डायलेशन क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करता है। अगर आप एक बात और रिकॉल करें तो ओरिजिन में ये था कि अगर आपके पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट फिट हो जाए तो तब तो सेंट्रल पिक्सल 1 रहेगा, अदरवाइज क्या होगा, जो सेंट्रल पिक्सल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह जब आपके पास डायलेशन की बात की थी तो डायलेशन में हिट की बात हुई थी। अगर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट किसी पिक्सल के साथ हिट कर जाएगा, यानी कि इनपुट के इमेज के पिक्सल की बात हो रही है, यानी ऑन पिक्सल के साथ मैप कर जाएगा, तो क्या होगा, जो सेंट्रल पिक्सल है वो 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें ये होगा कि आपका ऑब्जेक्ट इनलार्ज करना शुरू कर देगा। जो ओरिजिन है उसमें फिट के ऊपर 1 रिटेन करेगा। अगर फिट ना हुआ तो आपका जो सेंट्रल पिक्सल जो 1 है वो 0 हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, हिट के ऊपर सेंट्रल पिक्सल आपका अगर 0 है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके एग्जांपल भी देखी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका प्रीवियस जो लेक्चर है वो रिकॉल हो गया होगा। तो आज हम बात करते हैं कंपाउंड ऑपरेशंस की और मॉर्फोलॉजिकल एल्गोरिथम्स की, जो कि आज के लेक्चर के कंटेंट्स हैं। तो सबसे पहले बात होती है कंपाउंड ऑपरेशंस की। मोर इंटरेस्टिंग मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड बाय परफॉर्मिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ओरिजिन एंड डिलीशन। यानी कि जो आपका कंपाउंड ऑपरेशन है वो कॉम्बिनेशन ऑफ है ओरिजिन एंड डिलीशन का। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस पढ़े थे जो कि ओरिजिन और डिलीशन थे। वहां पर हमने ओरिजिन को अलहदा से पढ़ा और डिलीशन को अलहदा से पढ़ा। अब कंपाउंड का मतलब क्या है कि अगर आप इन दोनों ऑपरेशंस को इकट्ठा यूज करें तो तब ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड ऑपरेशंस कहलाएगा। तो इसी को क्या कहता है, जब कंपाउंड ऑपरेशंस की बात करते हैं तो उनको वो नाम देता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग का। The most widely used of these compound operations are opening and closing। यानी कि आपके पास जो ओरिजिन है, डिलीशन है, एक पहले यूज होगा और एक बाद में यूज होगा। तो अल्टरनेटली अगर ये वन आफ्टर द अदर यूज होंगे तो उन्हीं जो कॉम्बिनेशंस हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे, ओपनिंग या
क्लोजिंग। तो अभी आपको आगे स्लाइड पे क्लियर हो जाएगा कि ओपनिंग किस तरह का कॉम्बिनेशन है और क्लोजिंग ओरिजिन और डिलीशन का किस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है। अब सबसे पहले बात होती है ओपनिंग की। द ओपनिंग ऑफ इमेज एफ, यानी कि एफ हमारा क्या है, इमेज है, बाय स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट एस, जो कि हम पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वहां पर भी हमने इनपुट इमेज को एफ कहा था और स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को हमने एस ही कहा था। डिनोटेड एफ ओ एस, यानी कि ये आपके पास जो ओ कह लें या सर्कल कह दें, ये ओपनिंग का ऑपरेशन है, सिंबल है या ऑपरेटर है। ओ क्या है, जिसको मैंने सर्कल किया है, ये ओपनिंग का ऑपरेटर कह सकते हैं या साइन कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एफ इमेज के ऊपर ओपनिंग अप्लाई हो रही है विद द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इज सिंपली एन ओरिजिन फॉलोड बाय डिलीशन, यानी कि जो आपके पास ओपनिंग ऑपरेशन है, इसमें सबसे पहले क्या अप्लाई होता है, ओरिजिन अप्लाई होता है, जो कि फॉलोड बाय है डायलेशन। अब आपको ये सारी बात समझ आ जाएगी इस इक्वेशन से, यानी कि ये आपके पास जो है ये ओपनिंग ऑपरेशन है, ये इक्वल किसके है, एफ ओरिजिन एस, यानी कि आपको पता है कि जो ब्रैकेट में होता है या पैराथीसिस में होता है, ये सबसे पहले सॉल्व होता है। अगर आप रिकॉल करें अपने प्रीवियस लेक्चर को, तो ये ऑपरेशन किसका था, ओरिजिन का था, यानी कि मैंने साइन को हमने सर्कल करके इसका सिंबल या साइन या ऑपरेटर बनाया था। जो इसका रिजल्ट आएगा, इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, यानी कि इस रिजल्ट के ऊपर ओरिजिन के बाद डायलेशन अप्लाई होगा। तो ये जो आपके पास सिंबल है, ये किसका है, डायलेशन का है। तो इस इक्वेशन से ये साबित हुआ कि ओपनिंग में ओरिजिन भी इस्तेमाल होगा, डायलेशन भी, मगर सबसे पहले ओरिजिन इस्तेमाल होगा, जो ओरिजिन का रिजल्ट आएगा उसके ऊपर डायलेशन इस्तेमाल होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये ओपनिंग कहलाएगा। अब अगर यहाँ पर देखें तो ये आपके पास एक ओरिजिनल इमेज है। ये जो इमेज जिसको मैंने टिक किया है, ये ओरिजिनल शेप कह रहे हैं या ओरिजिनल इमेज कह लें। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया, इसके ऊपर ओरिजिन अप्लाई की। ए ये ओरिजिन का साइन है, ओरिजिन बी, तो यहां पर ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को बी कह रहा है, यहां पर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को क्या कह रहा है, बी। तो जब आपने ओरिजिन अप्लाई की, तो आपको पता है कि ओरिजिन क्या करता है, ऑब्जेक्ट के साइज को कम करता है। जब ओरिजिन अप्लाई हुई, तो ये ऑब्जेक्ट अलहदा हो गया और ये ऑब्जेक्ट अलहदा हो गया, यानी कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ था, जिसको मैंने सर्कल किया है, इसको ओपन करना है, सेपरेट करना है। इसलिए हमने सबसे पहले क्या अप्लाई किया, ओरिजिन अप्लाई किया। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट क्या हो गए, सेपरेट हो गए, अलहदा हो गए या जुदा हो गए। मगर इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट सेपरेट हुए, क्योंकि इनका साइज कम हुआ, कोई पिक्सल यहाँ से रिमूव हुए, जो पिक्सल रिमूव हुए उन्होंने इसको ओपन तो कर दिया, साथ इन ऑब्जेक्ट्स का साइज भी कम हो गया। तो हमने क्या किया, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डायलेशन अप्लाई कर दी, यानी कि आफ्टर डायलेशन, जब डायलेशन अप्लाई की, तो डायलेशन ने क्या किया, इसके साइज को दोबारा ओरिजिनल साइज के बराबर कर दिया। अब देख लें कि जब आपने डायलेशन अप्लाई की है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आफ्टर डायलेशन, तो आपके पास ये साइज बन गया। जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने डायलेशन अप्लाई की, तो इसका साइज ये बन गया। तो ये दोनों साइज जो है, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट थे जो आपस में जुड़े हुए थे, इनके बराबर हो गया है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि अगर कहीं पर दो ऑब्जेक्ट्स जुड़े होंगे, आपने उनको ओपन करना है, तो आप सबसे पहले ओरिजिन अप्लाई करेंगे और उसके बाद आप क्या अप्लाई करेंगे, डायलेशन। ओरिजिन से क्या होगा कि ऑब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे, अलहदा या सेपरेट हो जाएंगे। जब डायलेशन अप्लाई करेंगे, जो साइज कम हुआ था वो साइज आपका दोबारा रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि अ डिस्क शेप स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इज यूज्ड। यहाँ पर जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट यूज किया गया है वो डिस्क शेप्ड है। आप एग्जांपल देख लें ओपनिंग की।
तो यहाँ ये आपके पास ओरिजिनल इमेज है। जब इस ओरिजिनल इमेज के ऊपर आपने ओपनिंग अप्लाई किया, ओपनिंग में आप याद कीजिएगा सबसे पहले क्या अप्लाई होगा, ओरिजिन, और ओरिजिन के बाद क्या अप्लाई होगा, डिलीशन। ओरिजिन क्या करेगा, इसको खत्म करके इन दो ऑब्जेक्ट्स को ओपन जैसे सेपरेट कर देगा, और डिलीशन क्या करेगा, जो साइज कम हुआ था उस साइज को वापस बराबर कर देगा ओरिजिनल साइज के। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं जिसके ऊपर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट क्या करेगा, ओरिजिनल इमेज के ऊपर मूव करेगा। तो इसको आप देख लें, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसी तरह का एक इमेज देखा था, और उसके ऊपर हमने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को क्या किया था, मूव किया था। अब यहाँ पर देख लें, ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है जो कि नीचे गिवन है, ये देख लें आप। वही स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट क्या करेगा, हर पिक्सल पे स्लाइड करेगा या मूव करेगा, और कंडीशन उसकी वही होगी जो आपने पहले पढ़ी थी कि जनाब ओरिजिन के लिए फिट होगा और डिलीशन के लिए क्या होगा, हिट होगा। मगर सबसे पहले किसका मल प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा, ओरिजिन का, और ओरिजिन के बाद क्या अप्लाई होगा, डिलीशन होगा। मगर ये छोटा सा एक सैंपल एग्जांपल है, इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि हो क्या रहा है। अब आप देख लें कि ये इसे मूव करता जाएगा। अब मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जस्ट आपको स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को मूव करके दिखा देता हूं, और आखिर में क्या होगा, आपको इसका रिजल्ट नजर आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, स्ट्रेचिंग एलिमेंट मूव हो रहा है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोसेस्ड इमेज है वो क्या बनेगा। तो इसी तरह स्ट्रेचिंग एलिमेंट मूव करने के बाद ओरिजिनल इमेज से अब देखते हैं कि प्रोसेस्ड इमेज में क्या होता है। तो यहाँ पर ये मूव करता जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास जो एंड रिजल्ट है वो आपको ये मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि आपका पास जो एक ऑब्जेक्ट था जो आपस में कनेक्टेड था इनके इन पिक्सल के जरिए, इसने क्या किया, इन पिक्सल को भी खत्म कर दिया, और बाहर से जो आउटर पिक्सल थे उन्हें भी उसने खत्म किया। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑब्जेक्ट क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं या ओपन हो गए हैं। इसको ज्यादा हार्ड एंड फास्ट ना लें, जस्ट इसको एक सिनेरियो लें कि आपकी ओपनिंग जो है वो कैसे काम करती है। अब हम बात करेंगे क्लोजिंग की। तो क्लोजिंग के अंदर क्या होता है कि आपके पास उसी तरह जिस तरह ओपनिंग के अंदर ओरिजिन और डिलीशन यूज हुआ था, वहां पर ओरिजिन पहले यूज हुआ था और डिलीशन बाद में। यहाँ पर क्या होगा, डिलीशन पहले यूज होगा और ओरिजिन बाद में यूज होगा, यानी कि सिर्फ ऑर्डर चेंज हो गया है। मगर यहाँ पर देख लें, जो आपके पास सिंबल है वो आपके पास ये फिल किया हुआ सर्कल है। वहां पर क्या था, ओरिजिन के अंदर यानी कि ओपन था, ये जो सर्कल था ओपन था, इसलिए हमने इसको क्या कहा था, ये ओपनिंग का ऑपरेटर है, ये साइन है। यहाँ क्योंकि क्लोजिंग की बात हो रही है तो यहाँ फील्ड है, यहाँ देख लें आपके पास जो सर्कल या डॉट है ये फील्ड है। ये किसका साइन है, क्लोजिंग का, या ऑपरेटर आप कह सकते हैं। तो इसको पढ़ लें, द क्लोजिंग ऑफ इमेज एफ। एफ आपके पास ओरिजिनल जो इनपुट इमेज है बाय स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट एस, डिनोटेड बाय एफ। ये आपके पास जो सेंटर में है, आप इसको जो भी नाम दे दें, डॉट कह दें या सर्कल फील्ड कह दें, एफ एस, ये आपके पास ऑपरेशन कहलाएगा क्लोजिंग का। इज सिंपली अ डायलेशन फॉलोड बाय एन ओरिजिन, यानी कि ये आपके पास अपोजिट है किसका, ओपनिंग का। ओपनिंग में सबसे पहले ओरिजिन था, डिलीशन फॉलोड बाय डिलीशन था। यहाँ पर क्या है, पहले डायलीशन है और फॉलोड बाय क्या है, ओरिजिन है। आप इस एग्जांपल से देख लें, ये तो आपके पास ओपनिंग का ऑपरेशन है, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले डायलीशन हो रहा है। ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है सबसे पहले ये सॉल्व होता है, तो सबसे पहले डायलीशन अप्लाई होगा, जो इसका रिजल्ट आएगा इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, ओरिजिन। तो ये आपके पास ओरिजिन का सिंबल है।
यही अगर आप इसको नोट करें तो आपके पास जो ओरिजिन था वहां उसका साइन ये था, यहाँ एस था, और यहाँ पर आपके पास क्या था, सबसे पहले ओरिजिन अप्लाई हो रहा था, यानी कि ये इसके साथ एस था, और इसका जो आउटपुट आई थी उसके ऊपर हमने क्या अप्लाई किया था, डायलेशन अप्लाई किया था। तो ये उसका उलट है, ये आपके पास जो ये है ये ओरिजिन का ओपनिंग का है, और ये आपके पास क्या है, क्लोजिंग का है। अब इसी तरह अगर आप इस इमेज को देखें तो ये आपके पास एक इनपुट इमेज ए है, इसके ऊपर सबसे पहले आपने ये देखा ना, ये डायलीशन का ऑपरेटर है, तो सबसे पहले आपने डायलीशन अप्लाई की विद स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी। यहाँ पर जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है उसको बी कहा जा रहा है। तो आप देख लें कि इसने क्या कर दिया, ये एरिया जो था इसको फिल्ड कर दिया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एरिया भी क्या हो चुका है, फिल्ड हो चुका है। तो ये डायलीशन ने क्या किया, उस एरिया को फिल्ड भी किया और साथ साइज भी इंक्रीज कर दिया। देखिए तो ये जो आपके पास आफ्टर डिलीशन ये वाला इमेज आ रहा है, इसका साइज क्या है, ओरिजिनल शेप से या ओरिजिनल इमेज से बड़ा हो गया है, और साथ इसने क्या किया है, एरियाज को फिल्ड भी कर दिया है। अब इसको वापस ओरिजिनल साइज पे लाने के लिए हमने क्या अप्लाई किया, जो हमारे पास डायलेशन से इमेज आया था उसके ऊपर ये वाला इमेज, इसके ऊपर क्या अप्लाई किया, ओरिजिन विद स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी। तो अब आपके पास ये जो बड़ा इमेज हो चुका था, अब ये अपने ओरिजिनल साइज पे वापस आ चुका है। आप कह सकते हैं कि ये जो इमेज है ये अपने ओरिजिनल इमेज के साइज पे वापस आ चुका है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डायलेशन अप्लाई की, डायलेशन वाले इमेज के ऊपर फिर हमने क्या अप्लाई की, ओरिजिन अप्लाई की। तो यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट यूज किया गया है वो डिस्क शेप्ड है। मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है इनकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं और डिफरेंट साइज हो सकते हैं, जिस तरह कि हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अब अगर आप क्लोजिंग की एग्जांपल देखें तो ये आपके पास ओरिजिनल इमेज है, यहाँ पर देखें ये फील्ड नहीं था, ये भी फील्ड नहीं था, तो इसने क्या किया, क्लोजिंग ने सबसे पहले क्योंकि डिलीशन अप्लाई हुआ तो इसने इसको फिल कर दिया, बाद में ओरिजिन अप्लाई किया तो उसने इसका साइज उसके बराबर कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग कैसे वर्क कर रही है। अब इसी तरह हमारे पास जिस तरह की पहले हमने देखा कि एक इनपुट इमेज है या ओरिजिनल इमेज है, एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, ये क्या करता है, इसको स्लाइड करता है, मूव करता है, तो उसके बाद जब कंडीशन सेटिस्फाई होती है उस हिसाब से आपके पिक्सल चेंज होते हैं, और एट द एंड आपको क्या होता है, प्रोसेस्ड रिजल्ट या प्रोसेस्ड इमेज मिल जाता है, जिसको चला के आप देख लें। ये आपके पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, ये पिक्सल बाई पिक्सल मूव करेगा, यानी कि हर पिक्सल पे ये क्या करेगा, स्लाइड करेगा, और कंडीशन के हिसाब से ये पिक्सल को ऑन या ऑफ करेगा। क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्लोजिंग है, दो ऑब्जेक्ट्स आपस में सेपरेट हैं, इन्हें हमने क्या करना है, जोड़ना है। तो आप देखते हैं कि ये आपस में जुड़ते हैं या नहीं। तो ये मैंने सिंपल आपको चला के दिखा दिया है, इसमें ज्यादा आपने टाइम नहीं लगाना, सिर्फ आइडिया आपको पहले इसका है। तो यहाँ पर देख लें कि जो ऑब्जेक्ट आपके पास सेपरेट थे, इनको या ओपन थे, क्लोजर ने क्या कर दिया, यहाँ पर पिक्सल को ऑन करके इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया या जोड़ दिया आप कह सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम पहले भी देख चुके हैं जब हम थ्रेश होल्डिंग की बात कर रहे थे, सेगमेंटेशन की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि ये आपके पास एक ए इमेज है, यहाँ पर देखिए आपको डॉट्स डॉट्स नजर आ रहे हैं। इन डॉट डॉट्स को खत्म करने के लिए आपने क्या अप्लाई किया है, यहाँ पर ओरिजिन अप्लाई किया है। जब आपने ओरिजिन अप्लाई किया तो ये जो इम्प्योरिटीज या इम्परफेक्शन थी ये यहाँ से रिमूव हो गई। मगर इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये जो आपके कर्व्स होती हैं इन्हें मिन्यूट्स कहते हैं, और यहाँ पर आपके जो मिन्यूट्स के पिक्सल हैं ये भी ड्रॉप हो रहे हैं या लॉस्ट हो रहे हैं। अब इस चीज को दोबारा हासिल करने के लिए डायलीशन अप्लाई किया, यानी कि इस इमेज के ऊपर ओरिजिन अप्लाई किया तो ये आया,
इस इमेज के ऊपर आप लोगों ने क्या अप्लाई किया? डायलेशन। जब डायलेशन अप्लाई किया तो ये आपके पास जो मिन्यूट्स के पिक्सल ड्रॉप हुए थे, वो पिक्सल आपके यहाँ पर क्या आ गए? वापस आ गए। इसी तरह आप इसको मज़ीद भी रिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप इक्वेशन देखें तो इन इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा। आप इन ऑपरेशंस को मल्टीपल टाइम भी लगा सकते हैं जब तक कि आपको आपका मतलूबा रिजल्ट ना मिल जाए। तो बहरहाल ये आपको फायदा है मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस का। मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन के जरिए अनवांटेड पिक्सल को या नॉइज को रिमूव किया जा सकता है और जो आपके पिक्सल एक्सक्लूड हो चुके होते हैं उन्हें ऐड किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल एल्गोरिथम्स की। तो नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एल्गोरिथम्स हैं। हम सारे एल्गोरिथम तो यहाँ पर स्टडी नहीं कर सकते, मगर कोशिश करते हैं कि कुछ एल्गोरिथम्स को यहाँ पर हम स्टडी भी करें। Using the simple technique we have looked at so far, we can begin to consider some more interesting morphological algorithms. यानी कि ये morphological algorithms वो हैं जो morphological operation से बनते हैं। तो अभी हम इनको बारी बारी देखेंगे। We look at boundary extraction, thinning and thickening. इन दो को तो हम पढ़ेंगे और बाकी भी आपके पास और भी हैं, मगर कुछ यहाँ पर मेंशन है। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर एज वेल, दो जो हमने तीन के नाम यहाँ पर और भी लिखते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स, स्केलेटलाइजेशन और रीजन फिलिंग। इसके अलावा भी काफी एल्गोरिथम है। तो बहरहाल हम इस लेक्चर के अंदर जो है तीन यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं और दो जो यहाँ पर मेंशन किए हैं इन्हें अब अभी हम पढ़ेंगे भी सही। तो सबसे पहले बात होती है बाउंड्री एक्सट्रैक्शन की। अब आप पहले तो ये सोच लें कि बाउंड्री एक्सट्रैक्शन है क्या। देखिए, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पूरे का पूरा अगर आप स्टोर कर देंगे, स्टोर करेंगे या उसको सेव करेंगे हार्ड डिस्क या मेमोरी के अंदर, तो वो ज्यादा स्टोरेज लेगा। अगर आप उसकी बाउंड्री को सिर्फ स्टोर करेंगे तो बाउंड्री आपको शेप भी बताएगी और स्टोरेज भी कम लेगी। इसीलिए वो यहाँ पर ये कह रहा है एक्सट्रैक्टिंग द बाउंड्री मीन आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑफन एक्सट्रीमली यूजफुल। यूजफुल क्यों है कि आप उस बाउंड्री से उसकी शेप का अंदाजा भी लगा सकते हैं और बाउंड्री जो है वो कम स्टोरेज भी लेगा, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट आप स्टोर नहीं कर रहे या पूरा ऑब्जेक्ट आप प्रोसेस नहीं कर रहे। यानी कि अगर आप पूरे ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे तो वो मेमोरी ज्यादा लेगा। अगर पूरे ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो वो टाइम कंज्यूमर होगा। अगर आप सिर्फ बाउंड्री की बात करेंगे तो बाउंड्री अगर स्टोर होगी तो वो कम स्टोरेज लेगी। अगर आप बाउंड्री से ही शेप का अंदाजा लगा लेंगे या बाउंड्री पिक्सल को ही कंपेयर करेंगे तो वो शेप के जो इससे मिलता जुलता शेप होगा उसके साथ ये कंपेयर हो जाएगा, जिसके साथ नहीं होगा तो ये उससे डिसिमिलर हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सेम ऑब्जेक्ट है या नहीं है। मगर अभी हमारा काम ये है कि हम मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन से कैसे बाउंड्री को डिटेक्ट कर सकते हैं, जब बाउंड्री को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास है जी बाउंड्री। हम कह रहे हैं कि बाउंड्री ऑफ ए, मगर बाउंड्री ऑफ ए का फार्मूला क्या है कि जो ऑब्जेक्ट आपके पास ए है जिसकी आप बाउंड्री मालूम करना चाहते हैं, उसमें से आप क्या करें, उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अरूजन लगा के मैनेज कर दें। यानी कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट ए है उसी के ऊपर आपने क्या करना है, अरूजन अप्लाई करना है विद स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी। तो ये आपको अंदाजा है कि जो आपके पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट तो बी है, मगर जब आप इसके ऊपर अरूजन अप्लाई करेंगे तो ये क्या करता है, आउटर पिक्सल को रिमूव कर देता है। यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो श्रिंक हो जाता है। तो ये क्या करेगा, जो आउटर पिक्सल्स हैं उन्हें ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। जब रिमूव करेगा तो आपका जो ऑब्जेक्ट ए है अब उसका साइज कम हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपके पास ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये ए है और ये आपके पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी है। जब आपने अरूजन अप्लाई करनी है इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ, तो ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट ए है इसके बाहर वाले पिक्सल को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। यानी कि वहां से हटा देगा। अगर आप देखें तो बाहर वाले पिक्सल कौन से हैं,
तो अगर मैं इधर करूंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, पर अगर आप चाहते हैं तो मैं कर भी दिखा देता हूँ। ये पिक्सल जो आपके आउटर हैं, ये वाले पिक्सल, ये पिक्सल मैं इसको क्रॉस नहीं करता, वैसे मार कर देता हूँ। ये आपके क्या हैं, आउटर पिक्सल हैं, और ये पिक्सल रीजन के बाद क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ये ऑन पिक्सल हैं तो ऑफ हो जाएंगे। ये देख रहे हैं ना, तो ये पिक्सल आपके क्या हो जाएंगे जी, ऑफ हो जाएंगे। ये पिक्सल भी ऑफ हो जाएगा, ये पिक्सल भी ऑफ हो जाएगा। तो अब आपके पास जो बचेगा वो ये वाला बचेगा, ठीक है ना, ए अरुयन बी। यानी कि इस ए के ऊपर जब आपने अरुयन ऑपरेटर, इसकी बात कर रहे हैं, ए के ऊपर जब आपने अरुयन अप्लाई किया बी स्ट्रक्चर एलिमेंट के साथ, तो इसने क्या किया, आउटर पिक्सल को रिमूव कर दिया या ऑन पिक्सल को ऑफ कर दिया। तो अब ये जो रिजल्ट है ये वाला, ये किसका है, अरुयन का रिजल्ट है। अब आपने क्या करना था, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो ए था उसमें से अरूडेड इमेज को मैनेज करना था। जब आप इस इमेज को इसमें से मैनेज करेंगे, देखिए ना, ए मैनेज ये वाला है ना, अरवियन बी के साथ, तो इसको जब आप मैनेज करेंगे तो अंदर वाले पिक्सल तो इसको मैनेज कर देंगे, और यहाँ पर क्या बच जाएंगे, बाउंड्री पिक्सल बच जाएंगे। तो बाउंड्री पिक्सल जो है, इन्होंने आपको क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट की बाउंड्री दे दिया। देखिए ना, ये जो आपके पास ए और यानी बी के साथ इमेज आया है, इसके ये वाले जो पिक्सल्स हैं, ये सारे पिक्सल कहां से मैनेज हो जाएंगे, ए ऑब्जेक्ट से मैनेज हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट ए कौन सा है, ये वाला। तो ये जब मैनेज होंगे तो सिर्फ बाउंड्री के पिक्सल बच जाएंगे। तो ये बाउंड्री के पिक्सल यहाँ पर बच जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, बाउंड्री आ जाएगी। देखो कितना आसान है, सिंपल। आपने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट गिवन है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ ओरिजिन अप्लाई किया। तो ओरिजिन ने क्या किया, उस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के बाउंड्री पिक्सल को रिमूव कर दिया। फिर जब आपके पास रूटेड इमेज या ओरिजिन वाला इमेज आया, उसको जब आपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ए से माइनस किया, तो आपके पास सिर्फ बाउंड्री पिक्सल बच गए, जो कि आपको उस ऑब्जेक्ट की बाउंड्री देते हैं। तो ये बड़ा सिंपल है कि मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन के जरिए आप किसी ऑब्जेक्ट की बाउंड्री को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें एग्जाम्पल में, तो आपके पास एक ओरिजिनल इमेज है, a simple image and the result of performing boundary extraction using a square 3 by 3 structuring element। यानी कि सिर्फ 3 by 3 का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट यहाँ पर यूज किया गया है। तो आपके पास ये ओरिजिनल इमेज था, तो यहाँ से आपको ये एक्सट्रैक्टेड बाउंड्री आ गई है। देख लीजिए कि ह्यूमन बीइंग है, जैसे ही आपने इसकी बाउंड्री एक्सट्रैक्ट की तो बाउंड्री भी आपको ह्यूमन बीइंग की बता रही है। मगर अंदर के ये सारा जो डेटा था, ये आपके पास क्या हो गया है, खत्म हो गया है। इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये बता रहा है कि ह्यूमन बीइंग है, मगर इस ऑब्जेक्ट को जब आप बाउंड्री के साथ स्टोर करेंगे तो ये आपकी कम स्टोरेज लेगा। जब आप इसको किसी के साथ कंपेयर करेंगे तो ज़ाहिर है कि बाउंड्री पिक्सल कंपेयर होंगे, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा, एफिशिएंट होगा। अब हम बात करते हैं थिनिंग एंड थिकनिंग की। ये हमारा सेकंड एल्गोरिदम है मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन के जरिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थिनिंग और थिकनिंग की कॉन्सेप्ट यानी कि थ्योरी देख लेते हैं कि बेसिकली थिकनिंग और थिकनिंग है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं थिनिंग की। Thinning is a morphological operation that is used to remove the selected foreground pixel। यानी कि जो आपके ऑब्जेक्ट के फोरग्राउंड पिक्सल हैं उन्हें ये क्या करता है, रिमूव करता है फ्रॉम बाइनरी इमेज, समवट लाइक एरोजन और ओपनिंग। यानी कि इन शॉर्ट क्या है, जो थिनिंग है ये जस्ट लाइक ओरिजिन जो ओपनिंग की तरह है। ओरिजिन में भी क्या होता था कि ये पिक्सल को रिमूव करता था, और ओपनिंग में भी यही होता था कि सबसे पहले हम ओरिजिन अप्लाई करते थे जो कि पिक्सल को रिमूव करता था, और उसके बाद हम डायलीशन अप्लाई करते थे ताकि ऑब्जेक्ट अपने साइज पे वापस आ जाए। तो बेसिकली थिनिंग क्या है, लाइक ओरिजिन और ओपनिंग। It can be used for several applications, but is particularly useful for skeletonization। यानी skeletonization के लिए थिनिंग जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
In this mode, it is commonly used to tidy up the output of edge detector by reducing all lines to a single pixel thickness. ज़ाहिर है कि जब आप थिनिंग अप्लाई करेंगे जो कि ओरिजिन और ओपनिंग टाइप है, तो ये क्या करेगा, जब पिक्सल को रिमूव करेगा तो ये आपको क्या देगा, बाय रिड्यूसिंग ऑल लाइंस टू अ सिंगल पिक्सल थिकनेस, यानी कि ये थिकनेस को क्या कर देगा, सिंगल पिक्सल कर देगा, क्योंकि काफी सारे पिक्सल को ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है लाइक अ ओरिजिन। थिनिंग इज नॉर्मली only applied to a binary images and produces an other binary image as a output। यानी कहने का मतलब ये है कि जो थिनिंग है ये बाइनरी इमेज पे अप्लाई होगा और आपको एज अ आउटपुट भी क्या मिलेगा, बाइनरी इमेज ही मिलेगा। और थिकनिंग क्या है? थिकनिंग इज द मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन दैट इज यूज्ड टू ग्रो द सेलेक्टेड रीजन ऑफ फोरग्राउंड पिक्सल। अगर आप थिनिंग में देख लें तो थिनिंग क्या कर रहा था, फोरग्राउंड पिक्सल को रिमूव कर रहा था, जबकि थिकनिंग क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। सिलेक्टेड रीजन ऑफ फोरग्राउंड पिक्सल को क्या कर रहा है जी, ग्रो कर रहा है इन बाइनरी इमेजेस समवट लाइक डायलेशन और क्लोजिंग। यानी कि जो थिनिंग था वो ओरिजिन और ओपनिंग टाइप का था, जबकि थिकनिंग उसके उल्टा है। ये क्या है, लाइक का डायलेशन एंड क्लोजिंग। और डायलेशन आपको पता है कि ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करता है या ग्रो करता है। It has several applications including determining the approximate convex hull। ये convex hull के लिए भी यूजफुल है, and determining the skeleton by zone of influence। Thickening is normally applied to binary images and it produces an other binary image as output। थिनिंग की तरह ये भी क्या होता है, बाइनरी इमेज पे अप्लाई होता है और आउटपुट भी आपको क्या देता है, बाइनरी इमेज ही देता है। अब हम देखते हैं कि थिनिंग एंड थिकनिंग को अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल हम कहते हैं कि हमारे पास ए जो है ये एक इनपुट इमेज है और हमारे पास B1 जो है ये एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। एक बात आप यहाँ नोट कर लीजिएगा, जब भी हम थिनिंग अप्लाई करें, थिनिंग करेंगे या थिकनिंग करेंगे तो हमें 8 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट यूज करने हैं। यानी कि B1 अगर पहला है तो फिर B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8, यानी कि 8 हमने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट एक 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 करके इस पूरे इमेज के ऊपर क्या करने हैं, रन करने हैं या अप्लाई करने हैं। इसी तरह यहाँ लिखा हुआ है कि 8 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट्स विल बी यूज्ड फॉर थिनिंग एंड थिंकनिंग। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट वैल्यूज विल बी अपडेटेड बाय clockwise rotating the value of filter B1। यानी कि जो B1 आपके पास फिल्टर मास्क या स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट होगा, इसी को आपने क्या करना है, रोटेट करना है। यानी कि आपने clockwise rotating the values of filter B1 to B8, यानी कि आपने क्या करना है, इसी को रोटेट करते जाएंगे तो आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो है वो बनते जाएंगे, जो कि 8 तक जाएंगे, 8 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट तक। इसी तरह आपके पास ये B है तो ये आपके पास B2 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, इस तरह B3 होगा। तो मैं आपको पूरा एग्जांपल तो नहीं करा के दे सकता यहाँ पर, बहरहाल हम कोशिश करते हैं इनिशियल कॉन्सेप्ट को समझने की, बाकी आप खुद अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो। अब यहाँ पर वही आपके पास क्या है जी, एक इनपुट इमेज है जिसका हमने ये टेबल बनाया हुआ है। ये आपके पास B2 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है और ये B3 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। हमने प्रीवियस स्लाइड पे आपको कौन सा दिखाया था, B1 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। अब थिनिंग का फार्मूला क्या है, थिनिंग ऑफ AB, यानी कि A तो आपके पास इनपुट इमेज है, B आपके पास क्या है, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि A माइनस AB, इसको जब आप खोलेंगे तो ये आपके पास ये फार्मूला बनेगा और इसी तरह आप थिकनिंग को खोलेंगे तो आपके पास ये फार्मूला बनेगा। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं थिनिंग एग्जांपल। अगर आप थिनिंग एग्जांपल की बात करें तो हम इसको देखते हैं, व्हेन द फिल्टर वैल्यू, यानी कि स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट की बात कर रहा है, कंप्लीटली मैच द सेंटर पिक्सल
कंप्लीटली मैच्ड, अगर आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट ने इनपुट इमेज के ऊपर कंप्लीटली मैच किया तो देन क्या होगा, देन सेंट्रल पिक्सल विल बिकम 0। यानी कि आपके पास मैच किया, देन क्या होगा, ये देन कह दें, देन सेंट्रल पिक्सल विल बिकम 0। If the structuring element not completely match, the pixel value will be not change, will be not change and left as it। यानी कि आप फिर सेंट्रल पिक्सल को क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। यानी कि दो है कि अगर आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इमेज के साथ कंप्लीटली मैच कर गया तो फिर आप क्या करेंगे, सेंट्रल पिक्सल को 0 कर देंगे। अगर कंप्लीटली मैच नहीं किया तो फिर आप उसको चेंज ही नहीं करेंगे, जो वैल्यू होगी वही रहेगी। अब आपके पास ये ए आपके पास इनपुट इमेज है और बी आप B1 क्या है, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। इसी तरह B1 अप्लाई होगा, B2, B3 अप टू B8। मगर हम क्या करेंगे, ए को अप्लाई करेंगे। बाकी आपको तरीका जब समझ आ जाएगा तो आप खुद इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके पास इनपुट इमेज है और ये B1 आपके पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। अब अगर इस पूरे इमेज के ऊपर मैं इसको रोटेट करना शुरू कर दूं या स्लाइड करना शुरू कर दूं तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा टिप्स बताता हूं, उस टिप्स को आपने फॉलो करना है। अब हम ये करते हैं कि अगर इनपुट इमेज के अंदर वो वैल्यूज ढूंढते हैं जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ मैच कर सकती हैं। अगर आप स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट में देखें तो ऊपर क्या आ रहा है, 3 जीरोस आ रहे हैं और नीचे क्या आ रहे हैं, 3 1 आ रहे हैं और सेंटर में भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अगर मैं एक एक करके इसको मूव करना शुरू करूंगा तो मेरे लिए बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूं, वो एरिया ढूंढता हूं जहां पर मुझे 3 जीरोस मिल जाए। अगर मैं यहां पर आऊं तो मुझे ऊपर देख लें, ये 3 जीरो मिल रहे हैं। मैंने पूरा प्रोसेस करके नहीं दिखा रहा, शॉर्टकट आपको टिप्स बता रहा हूँ कि कहाँ पर ये मैच, देखिए पीछे तो ये मैच करेगा नहीं, जहाँ मैच नहीं करेगा तो उसको हमने वैसे कहा था कि हम छोड़ देंगे। अगर मैच करेगा तो तब हम सेंट्रल पिक्सल को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब अगर आप देखें तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट में ऊपर 3 जीरोस हैं, यहाँ पे 3 जीरोस हैं और नीचे भी 3 1 है। देख लें यहाँ पर भी 3 1 आ रहे हैं और इसके सेंटर पे 1 है, यहाँ भी 1 है। अब यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर देखें ना, एक्स आ रहा है या क्रॉस आ रहा है, इसके नीचे कुछ भी हो हमें इससे कोई गर्द नहीं है। यहाँ पर हमारे पास देखें ना, ये जो वैल्यू है यहाँ पर x है, यानी कि हमारे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट में क्या है, यहाँ पर x है। ये मैच करे ना करे इससे में कोई गर्द नहीं है। x के नीचे 1 है, 0 है, उससे गर्द नहीं है। मगर जहां पर हमारे जीरोस हैं या वंस हैं वो एग्जैक्टली मैच करने चाहिए। अब अगर आप देख लें तो यहाँ पर मैंने एरो खींच के भी आपको दिखाया हुआ है कि ये जो पहली रो है वो यहाँ मैच कर रही है और यहाँ पर ये देखें, ये एरो दिया हुआ है, ये जो 3 1 रो में है वो यहाँ मैच कर रहे हैं। जो मेरे पास यहाँ पर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट में सेंटर वाला 1 है वो देख लो यहाँ मैच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कंप्लीटली क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो कंडीशन क्या थी, अगर मैच करेगा तो हम सेंट्रल पिक्सल को 0 कर देंगे। तो ये देख लो कि हमने इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब हम क्या कर चुके थे, यहां तक तो प्रोसेस कर चुके थे। अब इसी को मैं आगे मूव करूं तो अब ये देख लें, ये फिर 3 पिक्सल है जो 0 है, फिर ये 3 पिक्सल मैं आगे मूव कर रहा हूं, मैंने 1 शिफ्ट आगे दे दिया है। और यहाँ देखिए सेंट्रल पे भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट क्या होता है, मैच करता है। देख लें, हमने वहां पर करके भी दिखा दिया कि आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है और ऊपर 3 जीरोस ये आ रहे हैं जो कि ये हैं और यहाँ पर आप 3 1 आ रहे हैं जो कि ये हैं और ये 1 1 के साथ मैच कर रहे हैं। इसका मतलब स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट यहाँ पर कंप्लीटली मैच कर रहा है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, क्योंकि मैच कर रहा है तो सेंट्रल पिक्सल जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख लो यहाँ पर ये भी 0 हो गया। इसी तरह अगर आप इसको आगे मूव करें तो हमारे पास फिर ये 3 जीरोस हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, 3 1 है। भी आप देख लें, यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, ये 1 है। बाकी x के नीचे क्या होता है हमें उससे कोई गर्द नहीं है। हमने ये देखना है कि हमारे 1 और 0 मैच करने चाहिए। अगर आप देख लें तो ये तीनों 0 यहाँ पर भी तीनों 0 के साथ मैच कर रहे हैं, या 3 1 है और ये 3 1 के साथ मैच कर रहे हैं और ये 1 1 के साथ मैच कर रहे हैं जो कि एरो के साथ दिखा दिया गया है।
इसका मतलब है कि जो ग्रीन बॉक्स के अंदर वैल्यूज आ रही है वो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ कंप्लीटली मैच कर रही हैं, और मैच करने पे हमने क्या कहा था कि इसको हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, जो सेंट्रल पिक्सल होगा। अब यहाँ पर भी जो वन है ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये आपको बात समझ आ गई होगी। इसी तरह अगर आप देखें तो इस इमेज के अंदर हमें यहाँ पर 3 जीरो मिल रहे हैं और 3 वन यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर 3 जीरोस हैं और यहाँ पर आपके पास क्या है, 3 वन मिल रहे हैं, और ये वन भी आ रहा है। इसका मतलब है कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी मैचिंग हो रही है, तो इसको भी आप क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो ये आपने देख लिया कि और हमारा यहाँ पर कहीं भी ये मैच नहीं करता। अगर आप कहीं भी पूरे इमेज में देख लें तो कहीं पर ऐसा सिनेरियो नहीं बनेगा जहां पर ऊपर 3 जीरोस हों और नीचे 3 वन हो और सेंट्रल पे वन हो। तो जहां पर बनता था वो मैंने आपको करके दिखा दिया। तो ये आपके पास B1 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ क्या है, पहला ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। सेम स्टेप्स विल बी परफॉर्म टू 8 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट B8। यानी कि ये प्रोसेस हमने B1 के साथ किया, फिर B2 के साथ करेंगे, फिर B3 के साथ करेंगे, B4 के साथ करेंगे। एक बात का ख्याल कीजिएगा कि ये एक सिनेरियो मैंने आपको दिखाया है। हो सकता है कि अगर हम इस इनपुट इमेज को अलहदा से मैट्रिक्स में डालते जाते तो हो सकता है कि रिजल्ट में वेरिएशन आ जाए, मगर यहाँ पर जो मेरा मकसद है सिर्फ आपको प्रोसेस कन्वे करना है कि ये वर्क कैसे करेगा। थिनिंग के अंदर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो है इनपुट इमेज के साथ कैसे प्रोसेस होंगे, क्योंकि मैंने एक ही मैट्रिक्स लिया है, उसी मैट्रिक्स के ऊपर मैंने क्या किया, B1 अप्लाई किया, फिर B2 भी अप्लाई हो जाएगा। तो हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ा सा रिजल्ट्स में फर्क है, क्योंकि मुझे चाहिए तो ये था कि मैं हर स्टेप के ऊपर नया मैट्रिक्स बनाऊं, फिर अगले ऑपरेशन उसके ऊपर करूं, फिर नया मैट्रिक्स बनाऊं, फिर अगला ऑपरेशन उसके ऊपर करूं। मगर इस तरह हमारा लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता। तो इस वजह से मैंने क्या किया है कि यहाँ पर एक शॉर्टकट आपको टिप्स दी हैं कि ओवरऑल प्रोसेस वर्क कैसे करेगा। अब अगर आप देख लें तो हमने क्या किया, जो B1 अप्लाई किया था स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इनपुट इमेज के ऊपर, तो वहां पर हमारे पास ये 3 पिक्सल क्या हो गए थे, जीरो हो गए थे। ये प्रोसेस आपको समझ आ चुका होगा। इसी तरह हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हमारे पास B2 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। अब B2 को मैं अप्लाई करके नहीं दिखा रहा, सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब हम B2 को अप्लाई करेंगे तो हमारे ये पिक्सल क्या हो जाएंगे, जीरो जीरो। अब अगर आप देख लें थोड़ी देर के लिए तो आपके पास आपने देखना क्या है, आपने ये करना है कि इस इनपुट इमेज के ऊपर वो सिनेरियो देखना है जिसमें यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर डबल वन जीरो, और यहाँ पर डबल वन, और यहाँ पर आपके पास एक्सेस कोई वैल्यू भी हो। तो वो सिनेरियो आपका कहाँ पर बन रहा है, इन पिक्सल पे बन रहा है। तो इसलिए हमने इन पिक्सल को क्या कर लिया, हाईलाइट कर दिया। तो ये आपके पास B2 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का आउटपुट आ गया। इसी तरह B3 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का आउटपुट इस इमेज के ऊपर आ जाएगा। यानी कि हमने सिर्फ वो सिनेरियो आपको दिखाए हैं जहां पर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट क्या हो रहा है, कंप्लीटली मैच कर रहे हैं, और मैच करने के बाद जो सेंट्रल पिक्सल है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो अब आप जिस तरह मैंने B1 का आपको करके दिखाया था, इसी तरह आप B2 को भी अप्लाई कर सकते हैं, B3 को अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपने ये देखना है कि ये सिनेरियो कहाँ पर मैच करता है। अगर आप देख लें, मैं थोड़ा सा चलिए यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ। अगर B3 में देखें तो ये 3 वन है और यहाँ पर 3 जीरोस हैं, और सेंट्रल पे क्या है, वन है। तो अब आपने पूरे इमेज के अंदर वो पार्ट ढूंढना है जहां पर ये कंप्लीटली मैच करता हो। तो अब अगर आप थोड़ी देर के लिए देखें तो ये आपके पास 3 वन यहाँ पर आ रहे हैं, 3 जीरो यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ भी हमें से गर्द नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्स आ रहा है स्ट्रेचिंग एलिमेंट में। मगर यहाँ पर क्या था, वन। यहाँ पर क्या था, वन था। मगर जब आप स्ट्रेचिंग एलिमेंट यहाँ पर अप्लाई किया तो ये कंप्लीटली मैच कर लिया। इस वजह से इसको हमने क्या कर दिया, जीरो। अब आगे अगर आप कहीं पर भी देख लें तो आपको लेफ्ट पे 3 वन और राइट पे 3 जीरो और सेंट्रल पे वन नहीं मिलेगा। वो आपको मिलता है यहाँ आके। यहाँ देखें ना, आपके पास 3 वन है, यहाँ पर आपके पास 3 जीरो है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास वन था। जब ये कंप्लीटली मैच हुआ तो आपने इस वन को क्या कर दिया, जीरो। फिर अगर आपने नीचे मूव किया तो आपके पास क्या आया, ये सिनेरियो बन गया 3 पिक्सल का। यहाँ पर वन आ गया तो ये वन भी आपके पास जीरो हो गया।
तो कहने का मतलब ये है कि आपको आपने बिल्कुल उसी तरह अप्लाई करना है, जिस तरह मैंने B1 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को आपको अप्लाई करके दिखाया। अब अगर हम इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को यहाँ अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते, एक-एक पिक्सेल मूव करते जाते और यहाँ पर हम बॉटम पे पहुँचते, हमारा बड़ा टाइम लग जाता। इसलिए मैंने सिर्फ़ आपको वैसे काम ऐसे ही होगा, अपर लेफ्ट कॉर्नर से यानी पहली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से लेकर लास्ट रो लास्ट कॉलम तक हर पिक्सेल पे ये स्कैन करता हुआ स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जाएगा। जहाँ पर कंडीशन फिट होती जाएगी या कंडीशन सेटिस्फाई होती जाएगी, वहाँ पर 1 0 होता जाएगा, बाकी को हम चेंज नहीं करेंगे। मगर ये सारा प्रोसेस हम यहाँ पर नहीं दिखा सकते, इसलिए मैंने आपको वो सिनेरियो सेलेक्ट करके दिखाए हैं, जहाँ पर ये मैच करता है और जहाँ पर ये मैच नहीं करता, वहाँ पर हमने छोड़ दिया। और मैच करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि इन्हीं की वैल्यूज़ को आप इनपुट इमेज के साथ देख लें, जहाँ पर ये एक जैसी हैं, वहाँ पर मैच करके आप अपना रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक थिनिंग एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुकी है। असूली तौर पर तो हमें उसके 8 ही स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ एग्जाम्पल को कंप्लीट करना चाहिए था, मगर टाइम कॉन्स्टेंट्स की वजह से हमने B1, B2 और B3 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ उस एग्जाम्पल को कंप्लीट किया है। अगर आप चाहें तो B4, B5 से B8 तक जो आपके पास बाकी रिमेनिंग स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हैं, आप उसके साथ उस एग्जाम्पल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं थिकनिंग की। तो थिकनिंग के अंदर क्या है कि हमने ये पढ़ा था कि अगर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट कंप्लीटली मैच करेगा तो हम सेंट्रल पिक्सल को 1 कर देंगे। तो अब हम बारी-बारी देखते हैं B1 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को लगा के फिर B2 को और B3 को, कि हमारा जो थिकनिंग का प्रोसेस है वो कैसे वर्क करता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, आपके पास ये इनपुट इमेज A है और ये आपके पास B1 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। असूली तौर पर तो हमें क्या करना चाहिए, आपका जो फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो है, वहां से लास्ट रो और लास्ट कॉलम तक हमें पिक्सल बाय पिक्सल स्कैन करते हुए हर पिक्सल को प्रोसेस करना चाहिए। मगर क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम सिर्फ वो सिनेरियो लेंगे जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ कंप्लीटली मैच करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जहाँ पर मैंने ग्रीन बॉक्स लगाया हुआ है, मैंने यहाँ पर ये सिनेरियो लिया है जो कि कंप्लीटली मैच करता है किसके साथ, B1 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पर अगर आप देख भी लें, वेरीफाई भी करना चाहें तो कर लें कि आपके जो B1 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, इसके अंदर 3 ज़ीरोज़ ये हैं और ये 3 1 हैं और सेंट्रल पे आपके पास क्या है, 0 है और यहाँ पर जो एक्स लगे हुए हैं, ये बेसिकली डोंट केयर हैं। और यही सेम चीज़ें आपको नज़र आएँगी किसके अंदर, ग्रीन बॉक्स के अंदर। मगर जहाँ पर डोंट केयर है, यहाँ पर भी आपके पास क्या है, डोंट केयर है आएगा, यहाँ पर भी आपके पास डोंट केयर आएगा। डोंट केयर का मतलब ये है कि इसके नीचे 0 हो या 1 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आपने देख लिया कि B1 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो है, यहाँ पर ग्रीन बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पर कंप्लीटली मैच कर रहा है। अगर ये कंप्लीटली मैच करेगा, तो जो सेंट्रल पिक्सल है, जो कि यहाँ पर 0 है, ये 1 हो जाएगा। अब आप देख लें कि वो 0 पिक्सल क्या है, यहाँ पर 1 हो चुका है। अब हम नया सिनेरियो देखते हैं। अब जब ये बॉक्स को 1 पिक्सल आगे मूव किया, तो इसी ग्रीन बॉक्स के अंदर जितने आपको पिक्सल नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे पिक्सल जो है, ये मैच करते हैं किसके साथ, B1 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पर भी जो आपके पास ये सेंट्रल पिक्सल 0 है, इसको भी 1 हो जाना चाहिए। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये 1 हो चुका है। अब हम इसका नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। अगर आप नेक्स्ट सिनेरियो पे देखें तो यहाँ पर भी ग्रीन बॉक्स के अंदर जितने पिक्सल आपको नजर आ रहे हैं, वो सारे के सारे मैच करते हैं किसके साथ, B1 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ। इसका मतलब है कि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमने यही कहा था कि जो सेंट्रल पिक्सल होगा वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जहाँ 0 है, 1 हो जाना चाहिए। अब आप देख लें कि यहाँ पर भी क्या हो चुका है, 1 हो चुका है।
अब हम इसका अगला सिनेरियो देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो चुका है, जो बॉक्स बना है इसके अंदर भी जो पिक्सेल है वो सारे के सारे मैच करते हैं B1 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे, जो सेंट्रल पिक्सेल है जो कि 0 है, इसको भी 1 हो जाना चाहिए। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 1 हो चुका है। तो यहाँ तक हमारे पास जो B1 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है इसके ऑपरेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने क्या किया है कि नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो हमारे पिक्सेल चेंज हुए थे B1 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ, सिर्फ हमने उन्हीं पिक्सेल को येलो कर दिया है ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। अब अगर आप यहां पर देखें तो आपके पास क्या है, B2 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है जो B1 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को क्लॉकवाइज रोटेट करके बनाया गया है। यानी कि आपको कहा था कि थिनिंग हो या थिकनिंग हो, आपको 8 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अप्लाई करने हैं और आपका जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो क्लॉकवाइज रोटेशन के बाद नया बनता जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास क्या है, B2 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 जीरोस आ रहे हैं, देख लें आपके पास 3 जीरोस हैं। इसी तरह इस साइड पे हमारे पास 3 1 आ रहे हैं, तो देख लें आपके पास 3 1 यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पर आपके पास डोंट केयर है यानी कि एक्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके नीचे 0 है या 1 है। और यहाँ पर सेंट्रल पिक्सेल पे क्या है, 0, तो यहाँ पर भी 0 है। इसका मतलब है जो मैंने ग्रीन बॉक्स ड्रॉ किया है ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है किससे, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी से। और आपको पता है कि जब ये कंप्लीटली मैच करता है तो हम सेंट्रल पिक्सेल को क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। इसलिए हमारे पास जो सेंट्रल पिक्सेल 0 है जिसको सर्कल किया हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देख रहे हैं सर्कल के अंदर अब क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। अब हम इसकी नई एडिशन करेंगे। नया हमें जो कॉम्बिनेशन या सिनेरियो मिला है वो यहाँ पर मिला है। यहाँ पर B2 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट कंप्लीटली क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे, जो सेंट्रल पिक्सेल है इसको 0 से हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। यहाँ पर भी देख लें आपके पास क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। इस स्लाइड के ऊपर हमने क्या किया है, वो वैल्यू जो B2 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ चेंज हुई थी 0 से 1, उनको हमने सिर्फ येलो कलर दे दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हम बात करते हैं B3 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट की। तो B3 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के अगर आप पिक्सेल देखें तो यहाँ पर आपके पास 3 1 है, यहाँ पर आपके पास 3 जीरोस हैं और सेंटर पे भी 0 है। तो अगर आप इसको देखें इनपुट इमेज के अंदर, यहाँ पर जो ग्रीन बॉक्स लगाया हुआ है ये एग्जैक्टली मैच करता है किसके साथ, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट B3 के साथ। यानी कि इसके जो पिक्सेल हैं वो आइडेंटिकल हैं बॉक्स के अंदर और B3 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि B3 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो है वो कंप्लीटली मैच कर रहा है। अगर कंप्लीटली मैच करता है तो इसकी कंडीशन क्या थी, जो सेंट्रल पिक्सेल 0 है वो 1 हो जाएगा। तो देख लें यहाँ पर ये क्या हो गया है, 1 हो गया है। अब हम इसका नया सिनेरियो देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखें जो बॉक्स 1 पिक्सेल आगे मूव हुआ है, तो यहाँ पर भी ग्रीन अगर आप बॉक्स देखें तो इसके अंदर क्या है, जो पिक्सेल हैं वो सारे के सारे मैच कर रहे हैं किसके साथ, B3 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ। इसका मतलब है कि B3 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो है वो कंप्लीटली मैच कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 0 को 1 कर देंगे। यहाँ देख लें आपके पास जो 0 था वो 1 हो चुका है। अब अगर इस सिनेरियो को देखें तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, B3 के जो पिक्सेल हैं वो कंप्लीटली मैच कर रहे हैं ग्रीन बॉक्स के पिक्सेल से। इसका मतलब है ये भी यहाँ पर क्या कर रहा है, कंप्लीटली मैच कर रहा है। तो सेंट्रल पिक्सेल क्या हो जाएगा, जो कि 0 है ये 1 हो जाएगा। देख लें यहाँ पर ये क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। अब हमने क्या किया कि जो B3 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ पिक्सेल 0 से 1 हुए थे उनको यहाँ पर येलो कलर दे दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो B3 जो था उसका ऑपरेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है।
इसके बाद ऑपरेशन होना चाहिए था B4 स्ट्रेचिंग एलिमेंट का, B5 का, B6, B7, B8। तो हम सारे स्ट्रेचिंग एलिमेंट को यहाँ पर चेक नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में आपको थिकनिंग और थिनिंग दोनों की एग्जाम्पल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। अब अगर आप चाहें तो इन्हें B4 से लेकर B8 तक थिनिंग और थिकनिंग में आप स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लगा के अपनी एग्जाम्पल को कंप्लीट कर सकते हैं। हमने थिनिंग और थिकनिंग की एग्जाम्पल देखी है अभी। अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं थिनिंग और थिकनिंग का। Same steps will be performed to calculate pixel values to 8th stretching element while performing thinning and thickening। अगर आप रिकॉल करें इसी लेक्चर के जो अंदर हमने दो एग्जांपल देखी हैं, उसके अंदर हमने सिर्फ B1, B2 और B3 स्ट्रेचिंग एलिमेंट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म किया है। हालांकि इसको परफॉर्म होना चाहिए था B1 से लेकर B8 तक। टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हमने इसको कंप्लीट नहीं किया। अगर आप चाहें तो B1 से लेकर B8 तक थिनिंग और थिकनिंग की एग्जांपल को कंप्लीट कर सकते हैं। ये सेम तरह के स्टेप्स हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका है। The central pixel value will be changed to 0 while performing thinning operation, 1 while performing thickening operation। तो हमने यही कहा था कि थिनिंग में क्या होगा, अगर वैल्यू 1 है तो 0 हो जाएगी कंप्लीटली मैच पे, और थिकनिंग में हमने ये कहा था कि कंप्लीटली मैच पे अगर 0 होगा तो वो 1 हो जाएगा। थिनिंग जो है ये ओरिजिन और ओपनिंग टाइप ऑपरेशन है जो कि ऑब्जेक्ट को श्रिंक करता है। थिकनिंग जो है ये ऑपरेशन डायलेशन और क्लोजिंग तरह का है जो कि ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करता है। इस जो लेक्चर की समरी है उसके अंदर हमने बात की है कि मॉर्फोलॉजिकल जो प्रोसेसिंग है ये प्राइमरीली यूज होता है इम्परफेक्शंस को रिमूव करने के लिए जो कि सिगमेंटेशन के दौरान ऐड हो जाते हैं। और इसके जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो ओरिजिन और डायलीशंस हैं। अगर इन्हीं को अल्टरनेटिवली यूज किया जाए, कहने का मतलब ये है कि अगर ओरिजिन को पहले यूज किया जाए डिलीशन को बाद में, तो ये ओपनिंग कहलाता है। अगर डिलीशन को पहले और ओरिजिन को बाद में यूज किया जाए तो ये क्लोजिंग कहलाता है। वैसे हमने इनको कहा था कंपाउंड ऑपरेशंस, उनकी एग्जांपल भी हमने इसी लेक्चर में देखी है। More advanced morphological operation can then be implemented using combination of all these। combination of all of these। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह अभी हमने थिनिंग की बात की, थिकनिंग की बात की, या हमने बाउंड्री एक्सटेंशन की बात की, जो आपके पास ऑपरेशंस हैं एडिशन, डिलीशन, ओपनिंग, क्लोजिंग, तो इनके कॉम्बिनेशन को यूज करके आप मॉर्फोलॉजिकल एल्गोरिथम्स बना सकते हैं। तो हमारा जो लेक्चर है वो खत्म हो चुका है। एक रेफरेंस यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, अगर आप चाहें तो इसे भी विजिट कर सकते हैं। हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर के कंटेंट्स हैं, इमेज रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन, शेप रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग चेन कोड, फास्ट डिफरेंस, पॉलीगॉन अप्रोक्सीमेशन और शेप नंबर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये हम तमाम कंटेंट्स कवर करेंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा लेक्चर है, कॉन्सेप्चुअल है, इसके भी काफ़ी एडवांटेज है, आप किसी भी एप्लीकेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।